तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो टॉप 75 प्लस 1 और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए आज का वीडियो की महामैराथन वीडियो होने वाली है और आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होता है, टोटल लगभग आपके 17 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन पे ऊपर हम लोग महामैराथन क्लास ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के देख सकते हो और सारे बहुविकल्पी प्रश्न को एक ही वीडियो में तैयार कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो 1 और 2 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 प्लस क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम लोग को और भी मोटिवेशन मिले इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपये रखा गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो टॉप 75 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, उन प्रश्नों को आइए हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बताएंगे, साथ में उसका उत्तर भी बताएंगे। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते चलो हैं। वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार से आप लोग 17 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि टेपटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो। इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि परागकोश की लघु व्यूणुधानी की सबसे भीतरी परत टेबटम कहलाती है। यानी कि जो आपका परागकोश होता है, परागकोश के अंदर लघु व्यूणुधानी होती है और लघु व्यूणुधानी की जो सबसे भीतरी परत होती है वो आपकी टेबटम होती है। और टेबटम जो परत होती है वह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि आप लोग बताएंगे कि जो आपका टेबटम होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो आप लोग बताओगे कि टेबटम आपका परागकोश की लघु व्यूणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य में आप लोग बताओगे कि यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग को बताना है कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो कितने केंद्रकीय होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है। अब ये कैसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपका एक भ्रूणकोश होता है मान लीजिए, और 3 कोशिकाएं ऊपर उपस्थित होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे उपस्थित होती हैं, एक कोशिका बीच में उपस्थित होती है। ठीक, तो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उन तीनों में एक एक केंद्रक होता है। यानी कि यहाँ पर 3 केंद्रक हो गए, नीचे की 3 कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है, तो यहाँ भी 3 हो गए। लेकिन जो बीच की कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की कोशिका होती है इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और जो नीचे की कोशिकाएं होती है इसमें जो बीच वाली होती है इसे हम लोग अंड, और अगल बगल वाली जो होती है इसको हम लोग सहायक सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं होती है उसमें एक एक केंद्रक होता है, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है, लेकिन जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। तो आप लोग काउंट करोगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक यहाँ पर, तो यह कैसा हो गया, 8 केंद्रकीय हो गया। लेकिन जब हम लोग कोशिका की बात करेंगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में। तो यानी कि आप लोग बता सकते हो कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि अनिषेक जन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा में आप लोग बताओगे कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित अंड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बिना निषेचन के ही आपका अनिषेचित जो बीजांड हो उसके द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का निर्माण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग आलू, धतूरा आदि को समझ सकते हैं, इसमें अनिषेक जन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन होने वाला है कि आभासी फलों के दो उदाहरण बताइए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आभासी फलों के दो उदाहरण बताने हम लोग को। ठीक है, तो आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब नकली, यानी कि नकली फलों के हमको दो उदाहरण बताने हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि आभासी फलों यानी कि मिथ्या फलों के उदाहरण है आपके सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि क्या है आपके आभासी फलों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना एक बार आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले पेज पर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है निम्न को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अपयुग्मन किसे कहते हैं, कभी पूछ लेगा कि असंजन किसे कहते हैं, कभी पूछ लेगा अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक जगह पर कर दिया है, तीनों परिभाषाओं को, ताकि आप लोग एक ही जगह से तीनों को आराम से याद कर लो, क्योंकि पूछे जाने की संभावना इनकी है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी वी आई का आप लोग टिक लगा दोगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। यानी कि या फिर पूछ लेगा आपसे अपयुग्मन के बारे में परिभाषित कीजिए, या फिर असंजनन, या फिर अनिषेक फलन। इन तीनों में से दो या एक जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। आपको पता नहीं कौन सा आ जाएगा, तीनों आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों परिभाषाओं को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपयुग्मन किसे कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा हेडिंग डाल करके लिखना स्टार्ट करोगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिद्वंद्वी कोशिका से होता है तो यह क्रिया जो होती है अपयुग्मन कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भ्रूण का जो निर्माण होता है वो भ्रूण कोश की अंड कोशिका से ना होकर के किसी अन्य कोशिका जैसे कि अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका हो गई या प्रतिद्वंद्वी कोशिका से होता है, तो वह प्रक्रिया जो होती है वो अपयुग्मन कहलाती है। तो इस प्रकार से अपयुग्मन की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग असंजनन के बारे में समझते हैं। असंजनन में आप लोग बताओगे कि इसमें आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा युग्मों के संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम लोग असंजनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग कि असंजनन में होता यह है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, यानी कि नर एवं मादा युग्मक के आपस में मिलने के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग असंजनन बोलते हैं। अब ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो परिभाषा है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगली परिभाषा आपकी हो जाती है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद करोगे। इसमें आप लोग लिखोगे कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण आप लोग बता सकते हो बीज रहित फलों का विकास, यानी कि जो बीज रहित फल होते हैं उनका विकास इन्हीं प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है कि इसमें क्या होगा, परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि आप लोग बताएंगे कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो हम लोग को बताना है कि एक जो सेब होता है उसको हम लोग आभासी फल क्यों बोलते हैं, और साथ ही में सेब जो आपका होता है वो फल मतलब पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो आपका सेब का रचना करता है। नहीं कह सकते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग होता है जो कि सेब जो फल होता है उसकी रचना करता है। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका आंसर बताना है। तो आप लोग बताओगे कि निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है, वह पुष्प के जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। यानी कि निषेचन के बाद ही अंडाशय जब होता है वो परिपक्व हो जाता है और उससे फल बनता है, और जो पुष्प के बाकी जो अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन
ऐसे फल को हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य या असली फल बोलेंगे। लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी कि जो आभासी फल होते हैं यानी कि नकली फल का जो विकास होता है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। यानी कि क्या होता है कि जो जो असली वाले फल होते हैं यानी कि जो सत्य फल होते हैं उनका विकास किससे होता है, अंडाशय के परिपक्व होने से होता है। लेकिन जो आपके नकली वाले फल होते हैं यानी कि आभासी फल होते हैं, इनका विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, वो आपके आभासी फल कहलाते हैं। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, यानी कि जो सेब का विकास होता है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्प का जो पुष्पासन होता है उससे होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेब को आभासी फल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, साथ ही में ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग को अच्छे से तैयार करना है ताकि आप लोग ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसकी भी संभावना पूछी जा सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे इसकी संभावना बहुत कम होती है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी-कभी लघु उत्तरीय में पूछा गया तो वो भी आप लोग को वहाँ पता होना चाहिए कि जो आपका नर युग्मकोद्भिद होता है यानी कि परागकण का विकास कहाँ पर होता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ पर होता है। तो ये चीज़ अब जब आप लोग पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ पर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि नर युग्मकोद्भिद जो कि परागकण होता है, परागकण का विकास कहाँ पर होगा? तो आप लोग बताओगे कि परागकण का विकास परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी होती है उसमें होता है। वहीं पे मादा युग्मकोद्भिद की बात करेंगे तो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश का जो विकास होता है वो अंडाशय में होता है, बीजांड में अंडाशय में होता है, ठीक है? अंडाशय के बीजांड में होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। है कि विषण के 2 कार्य लिखिए, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आपको इस पे इम्पोर्टेंट का टिक लगा देना है क्योंकि ये आपका क्या है, विषण के 2 हम लोग को कार्य बताने हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों कार्य आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे उत्तर, उसके बाद फिर आप लोग लिखोगे कि विषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद फिर आप लोग हेडिंग लगाओगे 1 और 2 और 1 और 2 लगा कर के आप लोग दोनों कार्यों को बता देंगे, ठीक है? और दोनों कार्यों को बताने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग उत्तर में बताओगे इसका पहला कार्य, तो पहले कार्य में आप लोग बताओगे कि जो आपका वृषण होता है, वह नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है, ठीक है? यानी कि जो वृषण होता है, वो आपका नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन कार्य होता है वृषण का, वो आपका हो जाता है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वृषण के, तो इसे आपको अच्छे तरह तैयार कर लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो मानव वृषण होता है उसमें सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो उनका क्या कार्य होता है। तो आप लोग बताओगे कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं जो कि कह सकते हैं गति कर रही होती हैं यानी कि परिवर्धनशील होती हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो हम लोग को बताना है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसके भी आगे आप लोग इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी पर आपको अच्छे तरह तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के लिए वो सारे प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका वृषण होता है उसकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं जो कि आपके नर के जो जनन अंग होते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास में सहायक होती हैं। कौन सहायक होती हैं? टेस्टोस्टेरोन। और उसको श्रावण कौन करता है? इसका श्रावण करती हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर बी आई लगा लेंगे
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु के साथ-साथ में लघु में पूछा जा सकता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको आतर्व चक्र क्या है इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपसे अति लघु में पूछेगा तब भी आप लोग बता पाओगे, लघु में पूछेगा तब भी आप बता पाओगे और दीर्घ में पूछेगा तब भी आप लोग बता पाओगे जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आतर्व चक्र क्या है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये यदि आपसे लघु में या फिर दीर्घ में नहीं भी पूछा जाएगा तो अति लघु में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यानी कि जो मादा होती है उसमें जनन काल जब स्टार्ट होता है तो उसी के साथ में ऋतुस्राव भी प्रारंभ हो जाता है और जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है, यानी कि जब जनन काल शुरू होता है तो ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है और जब जनन काल समाप्त होता है तो उससे पहले आपका ऋतुस्राव भी रुक जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है, यानी कि जो आपका जनन काल होता है, जनन काल में क्या होता है कि ऋतुस्राव जब आरंभ हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है कि प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और इस चक्र को ही हम लोग मासिक या आतर्व चक्र कहते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो मासिक या आतर्व चक्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है और जब निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो गर्भाशय की भित्ति होती है, यानी कि जो दीवार होती है एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और वही ब्लड के रूप में बाहर आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्र को। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र या आतर्व चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आईएमपी का टिक लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एंटी फर्टिलाइजिंग तथा फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हम लोग को फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है, यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होगा और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होगा और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन का नामक ग्राही से क्रिया करेगा, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो आप लोग बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है आपके वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन क्या होता है आप लोग समझ ही होंगे, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम हैं आपके LH, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तथा दूसरा आपका हो जाता है FSH, जो कि आपका हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों आपके हार्मोन होते हैं जो कि आपके अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। तो हम लोग को बताना है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि जो परिवार नियोजन है, यानी कि परिवार को सीमित रखने की जो स्थायी विधि है वो आपका हो जाता है पुरुष नसबंदी, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें पुरुष नसबंदी हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वसेक्टॉमी कहते हैं। और जो महिलाएं होती हैं उनमें महिला नसबंदी हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं।
पुरुष या महिला में नसबंदी हो जाती है तो फिर वो आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है। तो इस प्रकार से परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला आपका होता है, पुरुष में बात करेंगे तो पुरुष नसबंदी, और महिला में महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम लोग वसेक्टॉमी कहते हैं और महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबोक्टॉमी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वसेक्टॉमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका वसेक्टॉमी है वो आपका परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। तो उसी को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि शुक्रवाहिका उच्छेदन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वसेक्टॉमी, पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि हम लोग को वसेक्टॉमी के बारे में पूरी जानकारी देनी है। तो इसका उत्तर बताओगे कि शुक्रवाहिका उच्छेदन या वसेक्टॉमी को हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यानी कि वसेक्टॉमी को क्या कहते हैं हम लोग? पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे आप लोग बताओगे कि यह गर्भ निरोधन की स्थायी विधि, यानी कि यह गर्भ निरोधन की कैसी विधि है? एक स्थायी विधि है। यदि आप लोग इस विधि का उपयोग करते हैं तो फिर आप लोग भविष्य में अपना संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपका स्थायी विधि होती है गर्भ निरोधन की। आगे इसमें आप लोग बताएंगे कि जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्र वाहिकाओं को काट दिया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बांध दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जो वीर्य होगा, वीर्य में जो शुक्राणु होंगे वो शुक्राणु नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण जो वीर्य होगा उसमें शुक्राणु क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तो यही आपका जो शुक्र वाहिका उच्छेदन है उसके बारे में यही सारी चीजें आपको लिखनी है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, क्या होता है WHO को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। हम लोग को ART जो कार्यक्रम है उसका हम लोग को प्रमुख उद्देश्य बताना है कि आपका जो ART कार्यक्रम है वो आखिर है क्या और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताओगे ART को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोल देंगे? सहायक जनन प्रौद्योगिकी, और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ART बोलते हैं। तो आप लोग बताओगे कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ART कहते हैं, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आपका हो गया GIFT, ZIFT, ICSI आदि द्वारा उन बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि जो सहायक जन प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग ART कहते हैं, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आपका GIFT हो गया, ZIFT हो गया, ICSI हो गया, इसकी मदद से जो बंध दंपत्ति जो कि संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका हो जाता है स्वपात्रीय निषेचन क्या होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में या फिर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में IVF भी कहते हैं। तो क्या होता है स्वपात्रीय निषेचन यानी कि IVF? आइए समझते हैं। तो आप लोग बताओगे मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को हम लोग स्वपात्रीय निषेचन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IVF कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। इसमें क्या होता है कि मादा के शरीर के बाहर हम लोग मानक परिस्थितियों में यानी कि प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणुओं में कृत्रिम निषेचन करवाते हैं, और इस तकनीक को हम लोग स्वपात्रीय निषेचन या फिर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि आप लोग से यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से कर पाओ। क्योंकि ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था और इस बार भी ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पूरा नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको 2 ही का पूरा नाम आपको बताना पड़ेगा। चाहे आपसे आईबीएफ पूछ ले या फिर जीआईएफटी पूछ ले, ठीक है? और या फिर इन दोनों में से यदि दोनों नहीं पूछा जाएगा तो या फिर आपका जेडआईएफटी पूछेगा या फिर एमटीबी पूछेगा। यानी कि चारों में से 2 तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको चारों को मैंने एक साथ में बता दिया है। ठीक है? ताकि आपको इन तीनों चारों के अच्छे तरीके से आपको क्या हो फुल फॉर्म पता हो और यदि आपसे ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग इसको आराम से बता पाओ। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अंतरापात्य निषेचन। ठीक है? दूसरा आपका हो जाता है जीआईएफटी। तो जीआईएफटी को हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मक अंता अंडवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है? अगला इसमें तीसरा आपका हो जाता है जेडआईएफटी, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और हिंदी में बोलेंगे युग्मनज अंता अंडवाहिनी स्थानांतरण। अगला आपका इसमें हो जाता है एमटीपी। एमटीपी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और हिंदी में बोलेंगे चिकित्सीय सहगर्भता समापन। तो ये जो चारों आपके फुल फॉर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इन चारों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है जीन की परिभाषा लिखिए तथा ये कहाँ पाई जाती है। यानी कि हम लोग को बताना है कि जीन की परिभाषा क्या होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है। जीन को हम लोग कारक भी बोलते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो जीन या कारक। ठीक है? तो इसकी परिभाषा लिखोगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। यानी कि जो जीन होता है वो गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है या वंशागति की इकाई है। यानी कि जो जीन है वो वंशागति की इकाई है और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसकी परिभाषा में आप लोग क्या याद रखोगे, तो आप लोग याद रखोगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है और यह वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इतना याद कर लेंगे। यदि ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना करोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लगा लेना है, बीवीआई का टिक लगा लेना है इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका हो जाता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का चैप्टर का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उस चैप्टर से, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसका क्वेश्चन हो जाता है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 4 लक्षणों के हम लोग को नाम बताने, यानी कि हम लोग को बताना है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने मटरों के ऊपर उनमें उन्होंने कितने लक्षणों का चयन किया था और किन्हीं 4 लक्षणों के नाम भी हम लोग को बताना है। तो आप लोग बताओगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, पहला आपका बीज का आकार, दूसरा आपका हो गया बीज का रंग, तीसरा आपका हो गया पुष्प का रंग और चौथा हो गया आपका पुष्प की स्थिति। तो ये क्या आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, तो आप लोगों ने सबसे पहले बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया था किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए, तो हम लोगों ने 4 लक्षणों के नाम भी आपको बताए। पहला आपका लक्षण था बीज का आकार, दूसरा था आपका बीज का रंग, तीसरा था पुष्प का रंग और चौथा था पुष्प की स्थिति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोग नोट ले कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग इस पर भी आईएमपी का टिक लगा लेंगे, क्योंकि तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्रों द्वारा ही होता है। ये लक्षण ही आपके लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया था, सबसे पहले पूछा गया था कि लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए।
तो हम लोगों ने परिभाषा में बताया कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यही आपके लिंग सहलंग लक्षण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई। फिर हमसे पूछा गया था कि मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए, यानी कि मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं उनके नाम हम लोग को बताना है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है आपके लिंग सहलंग वंशागति द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जितने भी प्रश्न कर रहे हैं वो सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं, और जिनकी भी संभावना आगे आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की है उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करो। किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं। अब उदाहरण में आप लोग बता सकते हो कि यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जब एक लाल रंग का जो पशु होता है उसका हम लोग श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग के पशु के साथ संकरण कराते हैं या कह सकते हैं क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यही चीज सहप्रभाविता होती है। सहप्रभाविता में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं, और उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और यदि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट दिखाओ। आप लोगों को 1 सेकंड नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक लाइक ही आप लोग कर सकते हैं आराम से, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वर्णांधता क्या है। यह भी एक रोग है और महत्वपूर्ण रोग है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर पाना वर्णांधता कहलाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो वह आपका लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है, वो ये बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस रोग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णांधता बोलेंगे। और इसे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यानी कि इसका 3 नाम होते हैं। एक आपका होता है वर्णांधता, और दूसरे नंबर पे आप लोग इसे प्रोटान दोष भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग लाल हरा अंधापन भी बोल सकते हो। ये आप लोग बताओगे कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा सही रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। यानी कि जो इस रोग से पीड़ित होते हैं व्यक्ति, उनको क्या करता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्योंकि यदि आप लोग उनको रेलवे ड्राइवर बना दोगे तो फिर वे जो आपके रेलवे सिग्नल होंगे उसका सही चयन नहीं कर पाएँगे, सही पहचान नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना हो जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है डाउन सिंड्रोम को परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। यानी कि जो गुणसूत्र होता है 2 होता है, लेकिन जब उसके बजाय 3 हो जाए तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधी सूत्रता कहते हैं। इसे हम लोग मंगोलियन जड़ता या फिर कह सकते हैं मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डाउन सिंड्रोम में होता ये है कि जो आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो 2 होना चाहिए, लेकिन जब वो 2 के बजाय 3 हो जाता है तो फिर डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम रोग को हम लोग एकाधी सूत्रता या मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग आगे बताएंगे कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र होना चाहिए, तभी वो मनुष्य स्वस्थ होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो इसमें इसीलिए ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, जीभ मोटी आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। यानी कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन जब आपका एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसकी वजह से इन्हें एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम होता है। और ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति की 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, जीभ मोटी और कह सकते हैं त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो इन दोनों में हम लोग को परिभाषाएं बता देनी है, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे संकर पूर्वज संकरण के बारे में। तो इसमें आप लोग बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संकर संतानें होती हैं, जब उसका हम लोग संकरण उनके जनक के साथ ही करा देते हैं तो संकर पूर्व संकरण कहलाता है। और यही आपकी परिभाषा हो जाती है, इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग जो आपका परीक्षण संकरण है उसको देखते हैं। परीक्षण संकरण में आप लोग बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 से जो प्राप्त संकर संतानें होती हैं उनका हम लोग संकरण जो अप्रभावी जनक होते हैं उनके साथ कराते हैं तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका हो जाता है क्लाइन फिल्टर यौम टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है इसमें आपके 46 से अधिक गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 से कम होते हैं, यानी कि 45 ही गुणसूत्र होते हैं, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक पेन उठा लेता हूँ और यहाँ पर BVI का टिक लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे। क्या बताओगे? सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे न्यूक्लियोसाइड्स की एक तरफ और एक तरफ आप लोग लगाओगे न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बनता है। यानी कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो आपका दो अणुओं से मिलकर के बनता है। एक अणु आपका होता है नाइट्रोजनी क्षारक तो दूसरा आपका होता है पेंटोस शर्करा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया न्यूक्लियोसाइड्स में। अब वहीं पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स में आपका जो पहला पॉइंट होता है आपका हो जाता है कि यह तीन अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोस शर्करा तथा फास्फेट से बनता है। यानी कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड था वो आपका दो अणुओं से मिलकर के बनना था। एक आपका था नाइट्रोजनी क्षारक तथा दूसरा था आपका पेंटोस शर्करा। वहीं पर यदि हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये आपका तीन अणुओं से मिलकर के बनता है, जिसमें आपका पहला हो जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, फिर आपका हो जाता है पेंटोस शर्करा, उसके बाद फिर आपका हो जाता है फास्फेट। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट कंप्लीट हो गया और महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वहीं पर यदि हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। आगे आप लोग बताओगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं। आगे इसमें आप लोग बताओगे न्यूक्लियोटाइड्स में कि ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। ये किसके घटक हैं? तो आप लोग बताओगे कि ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में जो अंतर था मैंने आपको बता दिया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप लोग इस पर भी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है। क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो आप लोग उत्तर बताओगे कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते। यानी कि जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं। वहीं पर यदि हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे तो इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। आगे आप लोग बताओगे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो आपका वृत्ताकार होता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है आपका रेखीय होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको अंतर के रूप में बता दी हैं। आप इसे याद कर लीजिए। यदि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप लोग आराम से बता सकते हो। आगे जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपका हो जाता है डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर है। तो हम लोग को डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तथा इसमें थाइमीन पाया जाता है, जबकि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में आपका राइबोस शर्करा उपस्थित होती है तथा थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और साथ ही में थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है और थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। हम लोग को डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम हम लोग को बताने हैं। तो आप लोग इसका उत्तर इस प्रकार से बताओगे कि प्रत्येक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो डीएनए अणु है वो आपका डीऑक्सी शर्करा, फास्फेट मूलक तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक जिसमें आपको एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन के जुड़ने से बनता है। ये तीनों इकाइयाँ मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं जो कि 4 प्रकार का होता है। क्या करती हैं ये तीनों इकाइयाँ मिल करके क्या करेंगी? एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगी और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि 4 प्रकार का होता है। पहला आपका इसमें हो जाता है डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, दूसरा आपका हो जाता है डीऑक्सी गुइनाइलिक अम्ल और तीसरा आपका हो जाता है डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल और चौथा आपका हो जाता है डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग याद करो। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है और साथ ही में प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर भी आईएमपी का टिक लगा दीजिए। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। यानी कि ग्रिफिथ जो थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, निमोनिया रोग के जो जीवाणु हैं जिसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं में रूपांतरण का प्रयोग करके बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है आनुवांशिक पदार्थ के कारण ही रूपांतरण होता है। तथा बाद में एवेरी, मैकलियार्ड एवं मैकार्टी ने जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो डीएनए है डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक जो अणु है वो आपका क्या है, डीएनए है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो थी मैंने आपको समझा दी हैं, तो इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराएँ आपकी निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग बताओगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरा आपका हो जाता है राइबोस शर्करा। अब डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जो सूत्र होता है आपका हो जाता है C6H10O4 और जो आपका राइबोस शर्करा होता है इसका जो सूत्र हो जाता है आपका हो जाता है C5H10O5। ठीक है, तो इस प्रकार से डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा के बारे में आपने जान लिया कि जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली 2 शर्कराएँ हैं वो आपका पहला होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा होता है राइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा का सूत्र होता है C6H10O4 और राइबोस शर्करा का सूत्र होता है C5H10O5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसे समझ लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताओगे कि जीन की क्रियाशील इकाई को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। तो आरएनए होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो आगे इसमें उत्तर में आप लोग बताओगे कि आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपका एक हो गया एमआरएनए जिसे हम लोग संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। दूसरा आपका हो जाता है टीआरएनए जिसे हम लोग स्थानांतरण आरएनए कहते हैं तथा तीसरा हो जाता है आपका आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो इस प्रकार से जो आपका आरएनए थे आरएनए के जो तीनों प्रकार थे मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण बताइए। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या बताना है, अवशेषी अंग की परिभाषा तथा उसका उदाहरण बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर आप लोग को आईएमपी का टिक लगा देना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग यानी कि जीवधारी जो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उनके जो पुराने समय में जो क्रियाशील अंग थे जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए। यानी कि क्या था कि पुराने समय में जो जीवधारी थे उनमें क्या था, कुछ ऐसे अंग थे जो क्रियाशील थे पुराने समय में, लेकिन फिलहाल के लिए जब वो जीवधारी उस अंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो जिसके कारण वो जो अंग होते हैं वो अवशेषी अंग हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पुराने समय में जीवधारी के जो क्रियाशील अंग थे
जो कि जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, अवशेषी अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो कि मानव में निमेषक पटल जो है वो अवशेषी अंग में आता है, और साथ ही में अक्लदाढ़ जो होता है ये भी आपका अवशेषी अक्ल में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग अवशेषी अंग की परिभाषा तथा उसका उदाहरण बता सकते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो हम लोग को बताना है कि जो एनेलिडा है तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य में जो संयोजक कड़ी है उसका नाम हम लोग को बताना है। तो आप लोग बताओगे कि पेरीपेट्स जो आपका है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए। ये दोनों जो पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आपसे एक पूछ लेगा कि अपसारी विकास की परिभाषा बताइए, या फिर आपसे दोनों पूछ लेगा कि अभिसारी विकास की परिभाषा बताइए, या फिर आपसे अलग अलग करके पूछेगा दोनों, या फिर एक साथ पूछ लेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे अपसारी विकास की परिभाषा। तो आप लोग बताओगे कि एक ही पूर्वज जाति के जीवों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर और अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होना ही अपसारी विकास कहलाता है। अब अपसारी विकास का मतलब ये होता है कि जो एक ही पूर्वज जाति के जो सदस्य हैं या फिर कह सकते हैं जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जा रहे हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जा रहे हैं, और फिर जिस स्थान में वो फैल जा रहे हैं उसी स्थान के वातावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल ले रहे हैं, और फिर उसी से विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपसारी विकास कहते हैं। और अपसारी विकास में आपको इतना लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभिसारी विकास क्या होता है। तो अभिसारी विकास में आप लोग बताओगे कि विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप के दिखाई देते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा था, अपसारी विकास में एक ही पूर्वज जाति के जो सदस्य थे वो क्या कर रहे थे, भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जा रहे थे, और जहाँ पर भी वो जा रहे थे वहाँ पर उसी के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे थे, और फिर विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जा रहे थे। लेकिन अपसारी विकास में ऐसा नहीं होता है। अपसारी विकास में होता है इसका अपोजिट एकदम हो जाता है। अपसारी विकास के एकदम अपोजिट में आपका अभिसारी विकास होता है। तो अभिसारी विकास में होता है कि विभिन्न पूर्वज व जाति के जो सदस्य होते हैं वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप से दिखाई देते हैं, समान रूप के दिखाई देते हैं, और ऐसा विकास जो होता है वो अभिसारी विकास कहलाता है। पहले वाले भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि युग्मक निर्माण के समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तित हो जाती है तथा विभिन्नता उत्पन्न होती है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या होता है कि जब युग्मक निर्माण का जो समय होता है उसी समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे गुणसूत्रीय संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है तथा विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जिसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग छोटा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट जो भी आपकी इच्छा हो करके बता सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि क्रो-मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि क्रो-मैग्नान मानव के बारे में हमको बताना है। तो आप लोग बताओगे कि मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ, यानी कि जो मानव है उनका उद्भव कब हुआ। तो आप लोग बताओगे कि मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ। आधुनिक युग मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस है, तथा क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस फालिसिस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। हम लोग को बताना है रोमर के अनुसार आधुनिक मानव की जो विभिन्न प्रजातियां उनके नाम को हम लोग को बताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको इस पर इम्पॉर्टेंट का टिक लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस पर आप लोग क्या लगाएंगे,
IMP का टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बताओगे कि रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा। ठीक है, रोमर ने क्या किया, मानव प्रजातियों को 4 समूह में बांटा। अब कौन कौन से 4 समूह हैं आइए देखते हैं। पहला इसमें आप लोग बताओगे काकेसाइड्स, पहला आपका प्रकार हो गया। दूसरा आपका हो जाता है मंगोलाइट्स, और तीसरा आपका होता है निग्रोइड्स, और चौथा आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलाइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की जो विभिन्न प्रजातियां थी उसके नाम मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में कर लो। कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हम लोग को बताना है मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर IMP का टिक लगा देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर IMP का टिक लगा दोगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि मनुष्य में विषाणु जो है 4 रोग कौन कौन से हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि उत्तर में कि पोलियो हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, आपका खसरा हो गया, रेबीज हो गया, चेचक हो गया तथा हेपेटाइटिस आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यानी कि हमसे तो केवल 4 ही पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 बता दिए, ताकि आप लोग पढ़ लो। 6 को याद, यदि आप लोग याद करोगे तो आपको वहां से 4 ही याद रह जाएंगे एग्जाम टाइम में, तो आप लोग तब भी कर पाओगे। यदि 6 याद रखना तो 6 भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको 6 बता दिए, इसमें से जो भी आपको इजी लगे आप लोग याद कर लो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए, और मैंने आपको यहाँ पर 6 रोगों के नाम बता दिए हैं, तो इसमें से आप लोग 4 याद करो या 6 याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 या 6 आप लोग आराम से याद कर सकते हो, क्योंकि आपसे अगर यदि 4 पूछेगा तो आप लोग 4 आराम से बता पाओगे यदि आपको याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रोगों के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है फील पाँव, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क ज्वर को हम लोग डेंगू बोलते हैं। तो इनमें से हम लोग को क्या बताना है, 2 रोगों के कारक और उसके वाहक का नाम बताना। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको तीनों रोग यानी कि फील पाँव का भी, मलेरिया का भी और मस्तिष्क ज्वर यानी कि डेंगू का भी कारक एवं वाहक दोनों का मैं नाम बता दूंगा, ताकि आपको पता होना चाहिए। तभी यदि आपसे मान लीजिए फील पाँव या मलेरिया पूछ ले केवल केवल, या फिर आपसे मलेरिया या मस्तिष्क ज्वर पूछ ले, तो इसी प्रकार से कोई भी पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फील पाँव के कारक का क्या नाम है, उसके वाहक का क्या नाम है, मलेरिया के कारक एवं वाहक का क्या नाम है, मस्तिष्क ज्वर के कारक एवं वाहक का क्या नाम है। तो सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है इसमें से, तो इसीलिए आपको तीनों पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आ जाएगा तो यदि आपको पता नहीं होगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों बता दिए हैं। सबसे पहले आप लोग उत्तर डालोगे, सबसे पहले आप लिखोगे रोग। तो रोग में आपके 3 रोग यहाँ पर ऊपर लिखे हुए, इन्हीं रोग को हम लोग नीचे लिख देंगे। फील पाँव जिसे हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं, मलेरिया हो गया, उसके बाद फिर मस्तिष्क ज्वर जिसे हम लोग डेंगू भी बोलते हैं। तो आप लोग मस्तिष्क ज्वर लिखो या फिर डेंगू लिखो, बात एक ही होती है। फिर हम लोग कारक की बात करें तो जो आपका फील पाँव यानी कि फाइलेरिया होता है, इसका जो कारक होता है आपका हो जाता है ब्यूचेरिया वैनक्राफ्टी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, फील पाँव यानी कि फाइलेरिया का कारक। वहीं पर यदि हम लोग बात करें फाइलेरिया जो आपका होता है उसका वाहक, तो आप लोग बता सकते हो मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले रोग फील पाँव, इसका कारक आपका हो जाता है ब्यूचेरिया वैनक्राफ्टी, वाहक आपका हो जाता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो इस प्रकार से ये पहला जो क्वेश्चन था फील पाँव के बारे में कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका इसमें है मलेरिया। तो मलेरिया का जो कारक होता है वो आपका हो जाता है प्लाज्मोडियम जाति। दूसरा आपका हो जाता है वाहक, वाहक आपका हो जाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, यानी कि जो मलेरिया रोग है इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया। लास्ट में आपका मस्तिष्क ज्वर यानी कि डेंगू की बात की गई है। तो डेंगू में आप लोग बताओगे कि जो फ्लेवी विषाणु होता है ये आपका कारक होता है डेंगू का, और साथ ही में वाहक आपका होता है मादा एडीज मच्छर। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 पूछे जाने की। तो इसीलिए आप लोग तीनों के रोग कारक एवं वाहक का नाम याद कर लो, ताकि आपको यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर पाओ। और इस पर साथ ही में VVI का टिक भी लगा लो, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि आपसे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा भी जाएगा तभी आपका ये बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया के वाहक का नाम बताओ, या फिर मलेरिया के कारक का नाम बताओ, या फिर डेंगू के कारक या वाहक का नाम बताओ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर बता पाओ। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर आराम से बता सकते हो कि साल्मोनेला टाइफी विषाणु जो आपका होता है वो आपका टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि इंटरफेरान पर टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आईएमपी का टिक लगा लेंगे। इंटरफेरान के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग बताओगे इसका उत्तर। आप लोग बताओगे जो आपका इंटरफेरांस होता है, आपका विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन को मुक्त करते हैं, यानी कि जो आपका कोशिकाएं होती हैं जब विषाणु से संक्रमित होती हैं तो वह आपका इंटरफेरांस प्रोटीन को मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण को रोकती है। ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है, यानी कि जो आपका ये प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन प्रोटीन, ये आपका क्या करता है, ये आपका असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि मनुष्य में अमीबिता या अमातिसार भी बोल सकते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अमीबिएसिस। ठीक है, तो क्या होता है अमीबिता, आप लोग यहाँ पर समझना है कि मनुष्य में अमीबिता रोग किससे उत्पन्न होता है। तो आप लोग बताओगे इसका उत्तर कि जो अमीबिता होता है इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमीबिएसिस। ठीक है, ये रोग जो आपका होता है, ये आपका रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा होता है तथा यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो अमीबिता रोग है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोन परजीवी द्वारा होता है तथा यह आपका मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। तो आप लोग बताओगे कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणु में आप लोग बता सकते हो, एक आपका हो जाएगा राइनो विषाणु और दूसरा आपका हो जाएगा कोरोना विषाणु। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को कर रहे हैं, ताकि यदि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर आते हो, या फिर यदि आप लोगों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है और आप लोग केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके जाते हो, तब भी आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि एक ऐसे प्राणघाती वायरस रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। जो आपका एड्स होता है ये आपका प्राणघाती रोग है, क्योंकि एड्स जो आपका होता है इसका अभी तक कोई भी पूर्ण इलाज जो है आपका इलाज संभव नहीं है। तो इसी आप बता सकते हो कि एड्स आपका होता है एक प्राणघाती रोग होता है। इसका रोग कारक आपका हो जाता है एचआईवी वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस समूह है। इसका अभी तक कोई भी पूर्ण इलाज संभव नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एड्स होता है यह लाइलाज बीमारी होती है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। और साथ ही में एचआईवी वायरस से ये आपका होता है, और साथ ही में ये जो एचआईवी वायरस होता है आपका रेट्रो वायरस का समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं दूध से दही बनाते हैं तो उसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से हम लोग दूध को दही में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आपको आईएमपी का टिक लगाना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने उसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखवा दिया है। वैसे तो जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे प्रश्न
जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, और जिनकी संभावना बनती है 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में। ठीक है, और जो आपका पेनिसिलिन होता है आपका एक प्रतिजैविक है जो कि आपका पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिडी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है। यानी कि सिरका को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या है, हम लोग इसका उत्तर बताएंगे कि सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए हम लोग शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी या फिर हम लोग उसको एसिटोबैक्टर एसिटी भी बोलते हैं नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराते हैं, फिर आपको सिरका बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और याद रख लो। जो सिरका होता है इसका हम लोग निर्माण करने के लिए शर्करा घोल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराते हैं, जिससे सिरका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जैसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि बायोगैस क्या है। अब इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपका। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से कि बायोगैस क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों जैसे कि हम लोग मिथेनोजेन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यानी कि बायोगैस क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो सिंपल सी भाषा में कि जो बायोगैस होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस क्या है आपका, विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो आपका अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में आप लोग बता सकते हो कि 50 से 70% मीथेन पाया जाता है, 30 से 40% CO2 पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो बायोगैस की परिभाषा, और साथ ही में बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हो कि चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिकस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका किण्वन कराते हैं, जिससे जिससे चाय उद्योग में हमको चाय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। से आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पेज पर देखने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है अगले पेज पर, वो आपका हो जाता है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि जो राइजोबियम होता है इसका सूक्ष्म जीव जो आपका होता है राइजोबियम सूक्ष्म जीव, इसका कृषि में बहुत ही महत्व होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, IMP का टिक लगा देंगे और उसको हम लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे आप लोग बताओगे इसमें कि यह जीवाणु आपका होता है जो आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। यानी कि जो उनके पादप होते हैं जिनमें वो पाया जाता है, उन्हें क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों को निर्माण करके और साथ ही में उसको अपने पादप को उपलब्ध करवाता है। जिससे क्या होता है कि जो कृषि होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा, हम लोग को कह सकते हैं कि कृषि में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और साथ ही में उत्पादन भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो आप लोग बताओगे, क्या बताओगे, सबसे पहले IMP का टिक लगा लो। ठीक है, उत्तर आप लोग बताओगे कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी। क्या था, आप लोग बताओगे कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग
मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहकों का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहक जीवाणुओं के प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु दोनों का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहक आपके हो जाते हैं। पहला आपका होता है जीवाणु के प्लाज्मिड और दूसरा आपका होता है बैक्टीरियोफेज या फिर हम उसको जीवाणु भोजी और फिर विषाणु भी बोल सकते हैं। दोनों का उपयोग हम लोग वाहक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर BVI का टिक लगा लोगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व यीस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग DNA पुनर्योगित तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया है। तो आपका हो जाता है कि बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, IMP का टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। क्या बताओगे, बीटी फसलें। सबसे पहले क्या डालोगे, हेडिंग। फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो बीटी फसलें होती हैं वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें होती हैं जो उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें हम लोग को कीटनाशकों की डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं या पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। ठीक है, बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरियनजेसिस जीवाणु से निर्मित होता है। यानी कि बीटी फसलें क्या होती हैं, इसका उत्तर आप इस प्रकार से बताओगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं, पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं और जो बीटी होता है, बीटी एक प्रकार का आपका प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस थ्यूरियनजेसिस जीवाणु से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से बीटी फसल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का, तो आप लोग बताओगे कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका हो जाता है जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन हमने कर दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस पर भी आप लोग IMP का टिक लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाता है बायोपायरेसी क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए, यानी कि जो संसाधन वो लोग उपयोग कर रहे हैं उसका प्रतिकर यानी कि भुगतान किए बिना ही जब वो अनधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो यह जो आपका होता है बायोपायरेसी कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना ही अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो यह आपका बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि परजीवी जंतु से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है कि परजीवी जंतु से हम लोग क्या समझते हैं। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि ऐसे जीव, ये जंतु जिनके DNA में हेरफेर यानी कि ब्रैकेट में RDNA तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्था कर दिया जाता है
जो अभिव्यक्ति का भी प्रदर्शन करता है, पारजीनी या आनुवांशिक परिवर्ती जीव कहलाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बताओगे कि पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव आपके चूहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि जैल विद्युत कण संचालन क्या है। इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जैल विद्युत कण संचलन एक पृथक्करण विधि है जिसमें जैव अणुओं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि क्या हो जाते हैं, जैव अणु हो जाते हैं एवं उनके खंडों को विद्युत क्षेत्र में उनके आमाप एवं आवेशिता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। आपका जैल विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि डीएनए खंडों की पुंजीकरण विधि को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताओगे कि डीएनए खंडों की पुंजीकरण विधि को हम लोग साटकन विधि कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, तो इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो। और जो भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है उनको इसका पीडीएफ आराम से मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जिसमें जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो उस एंजाइम का नाम जो आपका डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आप लोग बताओगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं एवं हेक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो आपका होता है और आपका डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो इसका उत्तर आप बताओगे पीबीआर 322 में बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर आप बताओगे कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव जैसे कि आपका हो जाता है पादप, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु आदि इसके जैविक घटक होते हैं, ठीक है। ये पारितंत्र में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के बारे में आप लोग इस प्रकार से बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव जैसे कि पादप हो गया, जंतु हो गया, मानव हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया आदि इसके जैविक घटक होते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये पारितंत्र में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आईएमपी का टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि इकोटोन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिनमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के रूप में दलदल और ज्वार नदमुख, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इकोटोन क्या होता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि जब दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं तो उससे एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है और उस संक्रमण क्षेत्र में दोनों पारितंत्रों के जीव पाए जाते हैं, उसे हम लोग इकोटोन कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, जैसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है, इसीलिए आपको यहाँ पर आईएमपी का टिक लगा लेना है। ये आपका अति लघु के साथ साथ में लघु में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। आगे आप लोग बताओगे कि ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। जैसे कि आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो चूहे होते हैं, ये निष्कासन मात्र से ही रेगिस्तान जो आपका होता है वो हरे भरे चरागाहों में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा हो जाता है कि सहजीवी से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग बताओगे
कि यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है, जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है, परंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है। यही आपका सहजीवी कहलाता है। उदाहरण में आप लोग लाइकेन बता सकते हो। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है कि निकेत को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करती है। कार्यशीलता, क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को हम लोग पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, उत्तर मैंने आपको बता ही दिया है, साथ में क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो और उत्तर भी नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया द्वारा पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 एवं जल द्वारा भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है इसके दौरान गैस होती है ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि ऊर्जा के पिरामिड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप लोग बताओगे कि यह पारितंत्र या पोषक स्तर में ऊर्जा का एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है, और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि यह सदैव सीधा ही होता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि खाद्य जाल क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल या फिर खाद्य श्रृंखला क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है। इसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। क्या होता है कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है और जटिल तंत्र को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य के अनेक वैकल्पिक मार्ग बन जाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में साम्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि सभी सजीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि ही पारतंत्र के जैविक घटक हैं। पारतंत्र में इनकी क्रियात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला पेज है उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और उन प्रजातियों के पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और जो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। अब तप्त स्थल को हम लोग हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं के दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। यानी कि जो तप्त स्थल होता है वो आपका होता है पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। यानी कि ऐसी पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियां जो बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि जिन्हें देख पाना बहुत ही कठिन है। तो वही आपका जो घनी आबादी क्षेत्र होते हैं उन्हीं प्रजातियों के, उनसे ही हम लोग तप्त स्थल बोलते हैं। जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं, यानी कि जिन्हें क्या कहते हैं मानव से खतरा होता है। यानी कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं जैसे कि पेड़ काटना और जानवरों को मारना, जिससे क्या होता है उन्हें खतरा होता है। ठीक है, उसे हम लोग जैव संवेदी क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि तप्त स्थल को हम लोग जैव संवेदी क्षेत्र भी कहते हैं और हॉट स्पॉट भी कहते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय
तथा पश्चिमी घाट प्रमुख तप्त स्थल क्षेत्र हैं। संसार में 36 हॉट स्पॉट हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी हम लोग को बताना है और इसका साथ में बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पादप वन संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। दूसरा पॉइंट आप लोग बताओगे कि पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना। ये दोनों पॉइंट आपके पादप वन संरक्षण के उद्देश्य हैं। इसे आप लोग नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। तो जैव विविधता क्षति के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप लोग बताओगे अतिदोहन और दूसरा पॉइंट बताओगे आवासीय क्षति तथा विखंडन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो का और इस सीरीज का लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है अभ्यारण्य क्या है। ठीक है, और यानी कि इस क्वेश्चन तक यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा इसको करने वाले क्लास 12 की बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर केवल जंतुओं को ही संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जंतुओं को हम लोग संरक्षण प्रदान करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। अभ्यारण्यों से बिच्छू को काटना प्रतिबंधित है और इस समय भारत में 565 अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और साथ ही में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जितने भी, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आप लोग ध्यान से देखो, तैयार करो, पढ़ो और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।